नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के सफलता के सूत्र प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमारी शख्सियत है, जब मैंने इनसे इंटरव्यू से पहले कुछ देर चर्चाएं की तो इन्होंने बताया कि जो संवेदनाएं जो होती है किसी इंसान की, उन संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए सबसे पहले जो कला आती है वो नृत्य आती है। उस नृत्य के बाद जो कला आती है, फिर वो चित्र शैली आती है, फिर संगीत आता है और आखिरी में साहित्य आता है। और जब बात साहित्य की आती है तो अलग अलग भाषाओं की, तमाम तरह की भाषाओं की बातें होती है। और फिर इन भाषाओं को लेकर जब साहित्य गढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उसके बाद ये रहता है कि उन्हें कुछ पुरस्कारों से नवाजा जाता है। और ऐसे ही हमारे भारत देश के जाने माने पुरस्कार, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, उससे सम्मानित हो चुके आज के हमारे मेहमान, नौहर तहसील है हनुमानगढ़ की, उसके पास एक छोटा सा गांव है परलिका, वहाँ के है राजस्थानी साहित्यकार रामस्वरूप जी किसान। और बहुत बहुत स्वागत है रामस्वरूप जी आपका भी। और मैं सबसे पहले मेरे दर्शकों को बता दूं कि ये इंटरव्यू पूरा बागड़ी में, जो हमारी यहाँ की मातृभाषा या राजस्थानी में किया जा सकता था, परंतु ये इंटरव्यू अपने आप में एक इतिहास लिखने वाला इंटरव्यू होगा दोस्तों, क्योंकि ये आज से बहुत सालों बाद भी ये इंटरव्यू देखा जाएगा। उस दिन लोगों को कितना समझ आए, या राजस्थान के बाहर के लोगों को हमारी राजस्थानी भाषा के बारे में बिल्कुल उन्हें इस चीज़ का मालूम रहने चाहिए कि ये कितना बड़ा साहित्य है। इसके बारे में खूब सारी चर्चा करेंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ किसान साहब। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। हाँ, तो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले रामस्वरूप जी, मैं यही आपसे सवाल करूंगा कि आखिरकार आपके नाम के पीछे कोई जाति सूचक कोई भी नाम लिखा जा सकता था। जैसे आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका अपना कुछ पूर्वजों का दिया हुआ एक कास्ट का नाम होगा, परंतु आपने किसान नाम लगाया, और यही क्यों लगाया, इसके पीछे की वजह? ये मतलब जानबूझकर या सोच समझकर लगाया हुआ नाम नहीं है। ठीक है भाई, नाम के आगे कवि जो लगाते हैं वो उनके नाम के आगे का जो हिस्सा जो होता है वो इन्वर्टेड कोमाज में होता है, हमेशा आप समझते जी जी जी। इन्वर्टेड कोमाज में होने का मतलब वे अपने नाम को उस नाम से अलंकृत करते हैं। उस नाम के आगे जो इन्वर्टेड में जो हिस्सा होता है वो पीछे के वास्तविक नाम का अलंकार होता है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं नाम के अलंकरण में विश्वास नहीं करता। ये नाम रामस्वरूप के आगे ये जो किसान नाम आया, ये न कोई सोच समझ करके आया, सोचते हुए समझते हुए आया है, न कोई ये पूर्व नियोजित कोई प्लान के तहत आया है। ये एक अनायासी आना हुआ इस नाम के हिस्से का। बिल्कुल। जब ये आया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये क्यों आया, कैसे आया, किस तरह से आया। मैं शुरू में रामस्वरूप बेनीवाल के नाम से रचनाएं लिखता था, और कुछ रचनाएं मेरी छपी भी थी। अच्छा, मतलब आप जो जाट कम्युनिटी है उनमें बेनीवाल है। बिल्कुल, ठीक है, उस नाम से मैं लिखता था। फिर धीरे धीरे मैं बेनीवाल हटा दिया, मैं रामस्वरूप पर आ गया, नाम को फिर छोटा कर दिया मैंने। लेकिन बाद में जब मैंने मेरी कविताओं के पहले पड़ाव की शुरुआत की राजस्थानी में, इससे पहले मैं हिंदी में लिखता था। ठीक है, हिंदी में मैं रामस्वरूप के नाम से लिखता था। लेकिन जब मैंने मेरी पहली कृति का जब सर्जन हो रहा था, वो पूरी किसान पर आधारित थी। अच्छा, ठीक है। उसमें 750 दोहे हैं। ठीक है, वो पूरी की पूरी किसान पर आधारित थी। उसमें पूरा का पूरा किसान जीवन व्यक्त हुआ है। ठीक है, कोई एक आध दोहा सुना सकते हैं आप उसका? हाँ बिल्कुल, मैं दोहा सुना सकता हूँ उसका। मैं वो किताब बिल्कुल दीजिएगा, वो इनकी एक किताब है, वो दीजिएगा। हाँ, मिल जाएगा, या फिर ऐसे ही मैं सुना दूंगा। कोई बात नहीं, आप आराम से इत्मीनान से देखो। किरसो करजे जामियोर करजे होयो जुआन, किरसो करजे जामियोर करजे होयो जुआन, करजे जीवन काटियोर करजो बड़े मुसान।
यानी कर्जे में जन्मा है, कर्जे में जवान हुआ है, कर्जे में जीवन कटा है और कर्जे में आज शमशान में जल रहा है। शमशान में जल। हाँ। एक दुआ है कि ब्याज ब्याज ही उतरे, नहीं उतरे मूल। हाँ। ब्याज ब्याज ही उतरे, नहीं उतरे मूल। ब्याज ब्याज ही उतरे, नहीं उतरे मूल। सदियां बीती सेठ जी, खातो देखो सोल। क्या बात है ना। एक जमींदार किसान आदमी हमेशा उस सेठ जी की आड़त की दुकान पे वो जाता ही रहता है, ब्याज भरता ही रहता है। बिल्कुल। देवा हाँ भर बोरियां, हाँ, लिया कोथड़िए गाल। क्या बात है। हाँ। देवा हाँ भर बोरियां, लिया कोथड़िए गाल। बैठो बांटे बाणियों, माने मारो माल। क्या बात है। इस तरह से। हाँ, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बोरियां भर जो ये किसान साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि जब किसान अपनी फसल को किसी शहर में लेके जाता है तो वो खूब सारी वो अपना ऊंट गाड़ी लद के और आप कह सकते हैं ट्रॉलियां भर के, ट्रक भर के लेके जाता है। परंतु जब वो किसी लिफाफे में डाल के देते हैं तो हमारे राजस्थानी में इसको कोथड़िया कहा जाता है। तो उस कोथड़िए में कहने का मतलब है कि वो इतना सारा, मतलब वो पैसा डाल के देता है थोड़ा सा, जबकि वो लेके गया भरपूर सारा, है ना। तो ये इसका मर्म था। अब हम जी एक और सुनाओ। जी जी। कि धार दूध ही ले उड़्यो, हाँ, लेकिन मारे भाग। हाँ, धार दूध ही ले उड़्यो, हाँ, लेकिन मारे भाग। हाँ। बाजे खाली बाल्टी, टाबर चाटे झाग। क्या बात भी वो। हाँ, वो ये है कि भाई जब एक माँ या वो घर की एक जो औरत होती है वो दूध निकाल के लाती है तो वो तो दूध वाला ले जाता है, मिल्क जो होता है दूध वो बेच दिया जाता है। बच्चों के पल्ले क्या रहता है ना, बच्चों के हिस्से में तो सिर्फ झाग रह जाते हैं। अच्छा, तो किसान साहब अब हम रुख करते हैं हमारे इंटरव्यू के कुछ शुरुआती दौर में या इस पॉडकास्ट में। हाँ, तो ये मैं बताऊं जी कि इस तरह से जो किसान पर लिखा गया ना, हाँ, उसी दौरान ये नाम का आधा हिस्सा जो है ये मेरे नाम के आगे स्वतः ही आकर के जुड़ गया। मुझे पता ही नहीं कब जुड़ा कब नहीं। और मैं आगे राम अगर किसान लिखने लग गया। इससे थोड़ा सा, और वो ऐसा हो गया कि ये मेरी पूरे मतलब है कि रचना प्रक्रिया का प्रतीक है ये। हाँ, सिंबल है। हाँ, अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि हमारी मातृभाषा या हमारी राजस्थानी माँ ने आपको इस तोहफे से नवाज दिया, उन्होंने अपनी तरफ से तोहफा दे दिया किसान शब्द देकर, ऐसा कहा जा सकता है। जीवन परिचय की तरफ आते हैं और शुरुआती दौर में आपने बताया कि आपकी जो सेकंड क्लास थी उसमें एक बार आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। कैसे पढ़ना आपका शुरू हुआ, कैसे स्कूल जाना शुरू हुआ, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं 55 और 56 के आसपास की। तो आप उसके बारे में अपने जीवन परिचय की शुरुआत कैसे हमारे दर्शकों को बताएं। परिचय की शुरुआत तो जैसे आम बच्चा होता है इसी तरह से मैं आम बच्चा था। एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान का बेटा था। मेरा बाप खेती करता था। मध्यम दर्जे की भूमि थी। 20-25 बीघा जमीन का मालिक था मेरा बाप और खेती करता था। मैं मेरे बाप को पसीना बहाते हुए और खेती करते हुए देखता था और मैं भी साथ कृषि कर्म करते हुए मेरे बाप को देखता था और मैं भी साथ आता था और साथ में कृषि कर्म भी करता था। छोटा बच्चा था, जिस तरह से सहयोग होता था मैं करता था पढ़ाई के दौरान। मैं कब मेरे बाप के साथ खेत आने लग गया मुझे ये पता नहीं है। बिल्कुल। मैंने तो आपको अपने बाप के साथ खेत आते हुए देखा है। चाहे मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ था तो स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद कौन खेत आ जाता था। बिल्कुल। और स्कूल जाने से पहले अगर कोई वक्त होता, स्कूल इस तरह से भी लगता था, स्कूल का टाइम बदलता रहता। 10 बजे जब स्कूल लगता था तो मैं 6 बजे खेत में आकर के 10 बजे स्कूल चला जाता, वापिस चले जाते थे। खेत से मुझे मोह था। हाँ, एक बात तो ये है। अब कृषि क्रम में हाथ बटाते हुए, कृषि क्रम का आनंद और लुत्फ उठाते हुए, कृषि क्रम के प्रहार भी सहते हुए, कृषि क्रम के उपहार भी प्राप्त करते हुए मैं स्कूल में भी मैंने प्रवेश ले लिया। पहली जमात में मेरे ताऊ के बेटे भाई के साथ में गया। बड़ा भाई था, ठीक है, राम कुमार नाम था उसका, उसके साथ में गया और उसके साथ में ही वो मेरे से एक क्लास आगे था और मैं पहली में था, वो दूसरी में था, लेकिन वो क्लास से एक जगह
लगा करती थी उस समय, कोई ज़्यादा हम्म एज गई बैठते थे, इधर पहली वाले बैठे हैं, इधर दूसरी वाले बैठे हैं। तो मैं ये एहसास करता था कि मेरा भाई मेरे पास बैठा है, मैं उसे मेरे एक रक्षक के रूप में देखता था, क्योंकि मैं डरपोक किस्म का आदमी था। डर मेरी पहली खासियत थी, मैं उसे खासियत के रूप में मानता हूँ। आज भी मानते हैं आप डर? आज भी डर को मैं मानता हूँ। आज भी डर तो डर ही होता है, और वो भीतर रहना भी चाहिए आदमी। बिल्कुल, डर ना रहे वो तो सचेत करता रहता है। डर एक आलोचक है अपने भीतर जो बैठा हुआ, वो हमें सचेत करता रहता है। हम परिस्थितियों से डरते हैं, हम अनागत से हम डर रहे हैं, क्या होने वाला है। तो वो मैं आता हूँ पाछा वापस। हाँ, बिल्कुल। आप स्कूल गए? हाँ, वो मैं पहली में था, वो दूसरी में पढ़ता था। इस तरह करते करते मैं तीसरी में आ गया। मैं जब तीसरी में आया तो वो चौथी में चला गया, उसने छोड़ दिया। और मैंने तीसरी जमात पास करके मैंने भी छोड़ दिया, उसने पढ़ाई छोड़ दी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मैं तो मतलब है कि उनके साथ जाते थे, पराश्रित था, उसका आश्रित था। हाँ, आश्रित थे आप। मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके मैं ये बात है 64 की, 63 की, 63 की, हाँ। 62 में मैंने तीसरी पास करके चौथी में आ गया, और 63 में मैंने छोड़ दिया। तो 63 का पूरा साल मेरा ननिहाल में बीता था। ठीक है। मुझे बड़ा याद है, मैं खेलता था वहाँ बच्चों के साथ, मेरे साइने बच्चों के साथ। उस समय मेरी उम्र 10-11 साल की थी। 52 में मेरा जन्म था, वो 62-63 11 साल की उम्र थी। तो 11 साल की उम्र में मैंने मेरे ननिहाल जो गुड़िया है हरियाणा में, वहाँ मैंने पूरा वो मतलब है कि जिस तरह से स्वच्छंदता जो जीवन में होती है, मैंने वहाँ पूरी स्वच्छंदता झोंक दी थी मेरे जीवन की। खेलता था गो जोड़ों में, खेतों में, खलियानों में, घरों में, मतलब छातों पर, सब जगह। मतलब मैं मतलब है कि खूब आपने आनंद लिया था बचपन का। हाँ। उसके बाद में फिर मैं 12 महीने वहाँ रह करके यहाँ आया, तो मैंने देखा कि जुलाई में स्कूल सन 64 का सत्र शुरू हो रहा है जुलाई में। तो वो मेरा स्कूल छोड़ना भी किसी दूसरे के कारण हुआ, और मेरा स्कूल पकड़ना भी दूसरे के कारण हुआ। ये निमित्त दोनों ही दूसरे बने मेरे। हाँ। इसलिए मेरा मतलब ये है कि प्रेरित होना जो है वो स्वभाव है आदमी का। प्रेरणा कोई बुरी चीज नहीं है, पूरा जीवन ही प्रेरणाओं के आधार पर ही चलता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे की नकल करते हैं। बिल्कुल। और ये जो हम एक दूसरे की नकल करना जो है ना, यही हमें मौलिकता की ओर ले जाता है। फिर हम अपने आप में कम मौलिकता में आ जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत मतलब पड़ाव है जीवन का। तो ये स्कूल छोड़ने का कारण भी दूसरा बना, छोड़ने का निमित्त भी दूसरा बना, और पढ़ाई से जुड़ने का निमित्त देखो आप, वो भी जब मैं घर में मतलब है कि स्कूल खुल रहे हैं, हमारा संयुक्त परिवार था। हमारे ताऊ का बेटा और एक मेरे चाचा का बेटा, दोनों पढ़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए। एक दूसरी में है, एक पहली में जा रहा है। मैं बैठा हूँ, मेरे पास में नाम मेरा कटा हुआ है, मैं और है। मैं ये सोचता हूँ कि ये स्कूल जा रहे हैं, ये पढ़ जाएंगे तो अनपढ़ रह जाएगा यार। तेरे साथ में बड़ी जाति कर रहा है तू अपने आप के साथ। हाँ, दिक्कतें आएगी। हाँ, पाँव काट रहा है। मेरे को ऐसा महसूस हुआ। मेरे को प्रेरित नहीं किया, किसी और ने नहीं कहा कि तुम ये जो स्कूल जा रहे हैं। मैंने खुद देखा उनको स्कूल जाते हुए। मैंने डूब करके देखा, और मेरे अंदर एक हुक उठी कि तेरे को भी स्कूल जाना चाहिए, ये तेरे से आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाएगा। मैं स्कूल से जुड़ गया। सही बात है। वो जिस डर की आप जिक्र कर रहे थे, वो अंदर बैठा ही था। मैं चौथी क्लास में जाकर, ये सन 64 में मैंने चौथी में एडमिशन ले लिया, और 68 में मैं 8वीं करके और परलिका स्कूल से विदा ली, और फेपाड़ा में मैं 9th में एडमिशन ले लिया। इस तरह से आगे पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। बाद में संगरिया से सन 1974 में मैंने BA किया। 74 में किस सब्जेक्ट से रहा, किस विषय से? विषय थे हिंदी तो थी। हाँ। इसके बाद इकोनॉमिक्स था, और एक
पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो आपने देश के संविधान को भी पढ़ा और आपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जाना। मैं वापस थोड़ा सा ना, मैंने जो आपकी किताब है ये हमारी जो बारीक बात, इसके मैंने जब इसको थोड़ा सा पढ़ा, हमारी टीम ने पढ़ा, तो इसमें एक जगह लिखा हुआ था कि माड़िए बंदी भैंस स्कूल जाते वक्त, है ना, तो आप इसमें एक पोते का जिक्र कर रहे हैं, एक बच्चे का जिक्र कर रहे हैं कि वो खेलता है। उसने कहा कि आप अपने दादा पोता को वो कह रहे हैं कि अपने मिट्टी का कोई एक महल बनाएंगे, उसमें एक जो होती है माड़िए में एक भैंस बांधेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं कि माड़िए बंदी भैंस, माड़िए का मतलब होता है, जो हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि जब कोई मकान के ऊपर एक और कमरा होता है उसको माड़िया कहा जाता है, कि छत पे बनाए हुए कमरे को। तो उसका क्या है मतलब, कहाँ से आपके मन में वो विचार आया, कैसे इसकी कृति हुई, कैसे लिखा? ये कहानी आज की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करती है शायद आज की। ठीक है, हाँ। इसका मतलब ये आया, इसकी मूल जो इसका जो मूल उद्गम कहाँ से हुआ, ये हाँ, संवेदना कहाँ से है? हाँ, ये मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा है, और बच्चों को स्कूल का बहिष्कार करते हुए भी मैंने देखा है। हाँ, क्योंकि मैंने खुद किया है, हाँ, स्कूल से मैं खुद डरा हूँ, स्कूल से पलायन किया है। तो इसमें जो मेरा एक पोता है वो इसका करैक्टर है, इस कहानी का किरदार वही है। किरदार वही है। वो घरौंदे बना रहा होता है, वो घरौंदे बना रहा है, और घरौंदे में मतलब है कि खेल में तो सारी चीजें ही होती है, पूरा परिवार का सृजन होता है, बिल्कुल होता है। बच्चों का जो घरौंदे बनाने का है वो पूरे समाज का सृजन होता है। बिल्कुल, वो बच्चों खेल में बच्चे सामाजिक हो रहे होते हैं, पारिवारिक हो रहे होते हैं, संस्कारित हो रहे होते हैं। क्या बड़ी तो बात इस तरह से वो बच्चा है, खेल रहा है, और इधर से गांव में ये जो आज जो मतलब है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, शिक्षा के इस व्यवसायीकरण के दौर में छोटे छोटे बच्चों को वो बच्चे पढ़ने तो माँ की गोद में चाहिए, पढ़ने दादा की गोद में चाहिए, पिता की गोद भी उन्हें होनी चाहिए, लेकिन वो एक पराई गोद में बच्चे को पराई गोद से अपने बच्चे का लालन पालन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इस बच्चे को आप स्कूल में भेज दो ताकि हम कुछ फुर्सत में रहें, हमारे काम में व्यवधान न आए। हाँ, यानी बच्चे का पालन पोषण वे शिक्षकों से करवाना चाहते हैं, जिनको शिक्षक कह लो, या फिर वो अगर इस तरह से वो एडमिशन करते हैं तो मैं तो वो बच्चों का पालन घर ही है, फिर स्कूल क्या है वो। हाँ, बच्चों नाबालिग बच्चा, नाबालिग नहीं, जो बच्चा जिसके खेलने के दिन हैं। हाँ, छोटा बच्चा क्या जानता है, जिसके खेलने के दिन हैं, अपना विकास, खुद अपना विकास करने के दिन हैं, उन दिनों को एक स्कूल खा जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मतलब आपने उसमें जिक्र किया कि जैसे ही वो माड़िए बंदी भैंस का जिक्र कर रहा, और जैसे ही वो जाके वैन में बैठता है, तो छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल भेज रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बच्चे भी अपने माँ बाप का पूरा फर्ज नहीं निभा रहे, और स्कूल वाले बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं, वे भी शिक्षा के पूरे नियमों को या गुरु का मतलब है कि फर्ज नहीं निभा रहे, वो वहाँ गुरु नहीं रह जाते हैं। हाँ, वहाँ मैं उनको अगर कहूँ भाई, छोटे बच्चे को जब उसमें समझ विकसित हुई नहीं है, समझ विकसित खेल के द्वारा करनी है उसे। सही बात है। वो उसे मतलब है कि समझ विकसित कराने के लिए जो छठा सातवां पड़ाव है उस पर ले जाते हैं, सीधा ही सही ले जाते हैं, तो वहाँ वो शिक्षा न होकर के त्रासदी बन जाती है बच्चे के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे के लिए त्रासदी बन जाती है। इसलिए वो माड़िए बंदी भैंस में, ये मैं पूरी कहानी बोल रहा हूँ, माड़िए में वो माड़िए में भैंस को बांधने को का मैंने रूपक लिया है बाद में, कि माड़िए में भैंस को बांधना तो है, मतलब है कि विकास के शिखर पर पहुंचना किसी आदमी का प्रतीक के रूप में, अपनी प्रतिभा को शिखर में पहुंचाना है, वो माड़िए में भैंस बांधने जैसा कर्म है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रतिभाओं को तो यहाँ स्कूलों में
प्रतिभाओं का तो मतलब है कि ये कहा जा रहा है शोषण हो रहा है इस हिसाब से। बिल्कुल। छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने आप का पूरा सर्वांगीण विकास खेलों के द्वारा करना होता है, उस उम्र में अगर हम उस पर सब भारी भरकम शब्दों का हमला करने लग जाएंगे तो उसके भीतर की जो प्रतिभा है उसको हम मार देंगे। सही बात है ये, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बचपन, मैंने इसमें दिया बचपन जो है ना वो बच्चे की ताकत होता है। सही बात है, पूरे जीवन की ताकत। हाँ, वही पूरे जीवन की ताकत होता है। वो बचपन भीतर जो है उस बचपन को बाहर निकाल देंगे अगर आप, तो आप वो बच्चा उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि किसी के अंदर कोई मौलिक गुण है, जैसे सांप है। हाँ, सांप का मौलिक गुण जहर है, उसका जहर है, डसना अगर है। आप अगर आप उसके जहर को गाली फोड़ करके सूंघ करके बाहर निकाल देंगे, उसका सांप पड़ा तो चला गया, सही बात, सांप नहीं रहा, वो रस्सी है अब तो, रस्सी है वो इस तरह से उसका बचपन अगर सूंघ करके निकाल देंगे तो उसमें बचपन तो रहा ही नहीं, जो उसकी ताकत है। आज के जमाने के बच्चा नहीं रहा, फिर वो गुड्डा बन गया, मोम का सा गुड्डा बन गया। आपने लिखा है स्पेशल इसी पे आ रहा था, मोम के गुड्डे का जिक्र किया आपने। हाँ, रोबोट कह सकते हो आज के जमाने, है ना, संवेदना नहीं होती उनमें, संवेदना मार दे। पर अगर का विकास बचपन में ही होता है। पर मैं एक किसान साहब आपसे इस जगह में एक सवाल करूंगा कि मान लो अगर कोई हमारे इंटरव्यू से या आपकी बातों से प्रभावित होकर अपने बच्चे को ये कर भी दे कि चलो वो बचपन में खेले कूदे और 6-7 साल की उम्र में उसको स्कूल भेजे, अब वो जा रहा है, अब वो जा रहा है, परंतु उसके जो समकालिक जो बच्चे हैं वो सारे 3-3 साल में स्कूल जा रहे हैं, और जब वो 20 साल का बच्चा होगा तब वो यूं मानो 12वीं जमात कर रहा है, उसके साथ वाले तब तक IIT, नीट और ये जो आजकल की जो इनको हम सफलता कहते हैं, इन सफलताओं में लगे होते हैं, तो फिर वही हो गया ना कि ये पूरा समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं और इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चा अगर बगावत कर भी लेता है मान लो, तो वो तो अपने आप को हार मानेगा। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, बहुत, हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। जी जी, कि ये दौड़ शुरू कर दी, उसके बारे में कहा है मैंने कि कितनी गलत दौड़ शुरू कर दी। हाँ, यस, कला के विरुद्ध दौड़ शुरू कर दी। ये आपकी जो दौड़ है ये तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ATM बनाती है, पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा बच्चा जी। आपका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन आपका बच्चा मानव नहीं बन सकता, मनुष्य नहीं रह पाएगा, मनुष्य नहीं रह पाएगा। मनुष्य जो है वो तो संपूर्ण कलाएं अगर उसके भीतर हैं, हाँ। सारे रस अगर उसके भीतर हैं, तब वो मनुष्य है। अगर वे चीजें नहीं है तो वो ठीक है, पैसा कमाने की मशीन बन जाएगा। तो पैसा कमाने की मशीन की परंपरा क्यों डाल रहे हो आप एक ऐसी दौड़ इजाद क्यों कर रहे हो जिस दौड़ में एक मशीन नहीं बनना चाहता उसको भी मजबूरन प्रवेश लेना पड़ता है, उस दौड़ में शरीक होना पड़ता है। क्या करे वो उस दौड़ में अगर शरीक नहीं कहेगा तो आप होगा तो आपने सही कहा है, वो पिछड़ जाएगा वो, लेकिन हाँ। पिछड़ जाएगा। लेकिन जिस तरह का समाज क्रिएट आप कर रहे हो ना, वो अपने आप में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ। उस पिछड़े हुए समाज का हिस्सा वो बन जाएगा। इसको आज की भाषा में विकसित समाज कहते हैं, वो मेरी भाषा में पिछड़ा हुआ समाज है। जिस समाज में रागात्मकता नहीं रहती, जिस समाज में सारी कलाएं खत्म हो जाएंगी, जिस समाज में सिर्फ पैसा ही पैसा रह जाएगा, जिस समाज में जीवन नहीं रहेगा, सारी चीजें उबाऊ हो जाएंगी, ये दुनिया रहने लायक भी नहीं रहेगी अगर कला नहीं रहेगी तो। सही बात है। कला और संस्कृति ने इस दुनिया को रहने लायक बना रखा है। वो चीजें अगर खत्म हो जाएगी तो वो विकास क्या काम आएगा कि पैसे ही पैसे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा। नीरस और उबाऊ बन जाएगी, बन जाएगा, पूरी दुनिया पथरीली बन जाएगी। हाँ, परंतु अब जो ये समाज जिस दिशा में जा ही रहा है, तो इसके बचाव के लिए ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी मातृभाषा जो हमारी राजस्थानी है, यहाँ पे गांव देहात में जो पेरेंट्स जो अक्सर कहते हैं कि फराटेदार इंग्लिश बोले, तो
आप उन सभी अभिभावकों को या इस पूरे समाज को, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, आपका अपना एक नज़रिया है और आपने राजस्थानी साहित्य को जिया है ना, इस पे भी आएंगे धीरे धीरे कि आपका राजस्थानी भाषा की तरफ आपका कैसे झुकाव हुआ। पर जब ये किस्सा छिड़ गया तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अब आपका क्या एक नज़रिया है कि कैसे इसको बचाया जा सकता है। जैसे आजकल हर घर में ऐसा कहा जाता है कि बच्चा अगर खाना खा रहा है तो वो कहता है कि मैंने फिनिश कर लिया खाना, तो आजकल की जो माएँ हैं वो बड़ी खुश होती है। आजकल के पिता बोले कि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि फिनिश कर लिया है ना, मम्मी मुझे हैंकी दे दो, है ना, रुमाल के लिए कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। और सारा समाज इसी दौड़ में लगा हुआ है कि हमारे वाला भी ये कहना चाहिए मैंने मम्मा खाना फिनिश कर लिया या मैंने लंच फिनिश कर लिया। तो इसके लिए ज़रूरी है हमारी मातृभाषा का प्रयोग करना, क्योंकि इंग्लिश हावी होती जा रही है, राजस्थानी हाशिए पे लगती जा रही है। और आप इसको किस तरह से नज़रिए से देखते हैं कि कैसे इसको बचाया जा सकता है, जो आप कहते हैं ये पिछड़ा हुआ समाज है, इसको राजस्थानी भाषा के जरिए कैसे बचाया जा सकता है? मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है जी फिलहाल कि जो अंग्रेजी बोलता है वही ज्यादा जानता है, वही ज्यादा विद्वान है। हाँ। भाषा के मामले में अंग्रेजी को बड़ी भाषा मान लेना, अंग्रेजी को प्रतिष्ठित भाषा मान लेना, ये जो मानसिकता है ये मतलब मानसिकता रुग्ण मानसिकता है, ये सही मानसिकता नहीं। तो आप इसको इस रुग्ण मानसिकता को दूर करने के लिए हमें भाषा के महत्व को या भाषा को समझाना पड़ेगा लोगों तक। उनको ये बताना होगा कि दुनिया के जितने भी बड़े, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बौद्धिक हुए हैं जी, वे अपनी मातृभाषा को लेकर हुए हैं। पूरी दुनिया का, सही बात है, पूरी दुनिया का समीकरण ये है। जितने भी बड़े कवि हुए हैं वे अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर हुए हैं। मैं थोड़ा छोटा यहीं का उदाहरण दे दूं, रविंद्रनाथ टैगोर को बांग्ला में सन 1913 में नोबेल मिला था। हाँ बिल्कुल। क्या अंग्रेजी का राइटर था वो? हाँ। क्या फ्रेंच का राइटर था? क्या किसी विदेशी भाषा जर्मन का राइटर था वो? नहीं, वो न हिंदी का राइटर था, न संस्कृत का लेखक था, बांग्ला का था। हाँ। बांग्ला जो उसके समाज की भाषा थी, बांग्ला जो उसके लोक की भाषा थी, बांग्ला जो उसके रक्त की भाषा थी, तो उसको सीखनी नहीं पड़ी, डंडे खा खा करके सीखनी नहीं पड़ी, शब्दकोश देख करके सीखनी नहीं पड़ी, किताबें पढ़ करके सीखनी नहीं पड़ी। सही बात है। स्वतः उसे अपनी माँ के गर्भ में ही वो भाषा पल्लवित हो गई थी, उसके अंदर वो भाषावित हो गया था। और जब जन्म लिया तो पहली किलकारी ने ये कह दिया कि मैं महाकवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर बनूंगा। हाँ सही बात है। ये है वो उसकी भाषा की ताकत थी। हाँ। बंकिम भी विश्व कवि हैं, शरत भी आज विश्व कवि साहित्यकार माने जाते हैं। बांग्ला की ये तीन जो हस्तियां हैं ये दर्शा रही हैं कि अपनी भाषा को लेकर के बड़ा बना जा सकता है, दूसरे की भाषा से बड़ा नहीं बना जा सकता। महात्मा गांधी खुद कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने तथ्यों को समझने के लिए पहले उस भाषा को समझो जो भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही। ये कितना सही बात ये कितना है। इसको मैंने मेरे एक रूपक में बांधा है कि ये तो फूटे हुए डोल से पानी निकालना है। अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना फूटे हुए डोल से कुएं से पानी निकालने जैसा दुष्कर्म है, जैसा हार्ड वर्क है कि आपको कह दे कि उस डिग्गी में से पानी लाना है और ये गिलास के पैंदा नहीं है, आप कैसे पानी निकालेंगे यार। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का, आप यहाँ मान लो जी बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो इसे माध्यम से भी आगे की चीज मानते हैं। भाषा जो फक्त माध्यम ही नहीं है, माध्यम से आगे की चीज मानते हैं। भाषा कुछ सृजन है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाषा ही सृजन है, भाषा ही सृष्टि है, निर्माण है, भाषा ही निर्माण है। हम जो उपन्यास अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं भाषा रच रहा हूँ। हाँ। मेरी भाषा रच रहा हूँ। सही बात है। हम तो भाषा को इतने तक मानते हैं, लेकिन जाने दो, आप भाषा को माध्यम ही मानो। हाँ। कि भाषा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, आप इसे मान लो। तो यारो माध्यम ऐसा दुरूह, ऐसा दुष्कर, ऐसा चुभने वाला, ऐसा खतरनाक और ऐसा बेढंग माध्यम जो कार्य क्षेत्र में या
क्रियास्थल पर जो काम कर ही नहीं रहा है, मेरे को एक ऐसी दांती दे दी जाए जिसके दांते है ही नहीं और मैं कण कैसे काट सकूंगा। मेरे को कहा जाए कि आपके पास में आपको ये जंटी काटनी है और घण दे दिया जाए, ये घण से जंटी थोड़ी कटेगी। ये जंटी या तो क्रोध से कटेगी या ये जंटी कुहाड़े से कटेगी। घण से जंटी काटने जैसा काम है अंग्रेजी के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति, यानी दूसरे की चीज से। यार ट्रैक्टर ही दूसरे का नहीं चलता है यार। जो किसान जो सयाने ड्राइवर होते हैं, जो उत्कृष्ट ड्राइवर होते हैं, वो कहते हैं यार ये ट्रैक्टर तो मेरे से नहीं, मैं तो मेरा ही चलाऊं। यानी हाथ में जो औजार आ जाता है, उसके हाथ में एक मतलब है कि कारीगर है, वो अपने पूरे औजार जो है, वो अपने औजार अगर घर भूल आता है तो दूसरे के औजार काम में नहीं लेता यार। वो तो मैं तो भाई आपने मन तो भाई छीनी चाहिए, मन भाई हथौड़ी चाहिए, मन भाई दांती करनी चाहिए, भाई बरसोली चाहिए, मन तो भाई कसी चाहिए यार। कसी दूसरी क्यों कौन ले? वो ओढ़ है, कसी से जो जोड़ खोद रहा है, खाड़ा खोद रहा है, कहता नहीं नहर खोद रहा है ना। मेरे को यार वो कसी क्या है, वो कसी क्यों मांग रहा है कि वो कसी क्या है? माध्यम है खाड़ा खोदने का, जोड़ खोदने का। वो सहज चाहिए, वो सरल चाहिए, वो उम्दा चाहिए, वो बिल्कुल मतलब है कि काम करने लायक चाहिए। मैं ये बिल्कुल। तो वो बीज बच्चों को, तो ये है अंग्रेजी को बड़ा मानना। तो मैं ये मानता हूँ कि अंग्रेजी के अंदर भी जिस तरह से मैं उदाहरण दूंगा आपको शेक्सपियर का। शेक्सपियर की कृतियां अंग्रेजी में थोड़ी है, शुद्ध अंग्रेजी। बाकी क्षेत्रीय भाषा, हर जगह क्षेत्रीय भाषाओं का कंसेप्ट है, हर जगह, हर क्षेत्र में। यूरोप में भी है, एशिया में भी है, सब जगह क्षेत्रीय भाषाएं हैं। वहाँ के लेखकों ने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। खुद मार्क्स ये कहते हैं, जिन्हें पूंजी के 2 खंड लिखे हैं। पूंजी पढ़ने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। पूंजी आम आदमी के समझ नहीं आती है, क्योंकि वो राजनीतिक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पूंजी भी मार्क्स ये कहता है कि ये लोकल भाषा में है, सहज भाषा में है। पूंजी के अंदर मैंने गाया है। सही बात है, उन्होंने अपनी मादरी जबान में लिखा, गाया है इसमें। वो लोकल भाषा के पक्षधर थे। इसलिए मार्क्स जब ये कह रहे हैं कि लोकल भाषा ही सबसे बड़ी भाषा होती है, तो फिर ये कहना कि अंग्रेजी भाषा बड़ी है या और बड़ी है, ये तो चूंदी लगी हुई है। अपने ही घर को हम नहीं पहचान, अपने घर में चूंदे हुए हैं कि मेरा यार वो रसोई कहाँ है, मेरा कमरा कहाँ है। तो तेरे घर में चूंदा। हमारे राजस्थानी भाषा में एक शब्द आता है चूंदी लगना। चूंदी लगने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ चीजों का भूल जाना उसके दिमाग से निकल गई है, पर उसे ऐसा लगता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कि हाँ है तो कहीं आसपास ही, परंतु है नहीं अभी। मातृभाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं। मतलब बच्चों को जब आप स्कूल भेज रहे हैं तो राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग सिखाओ उनको बताओ कि नेत्रा क्या है, झेड़ियाँ क्या है, बिलोड़ा क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। ये यहाँ ऐसी चीज बन गई, ये भी बनाई हुई है, ये भी क्रिएट की रखी है, ये भी व्यवस्था का ही एक मतलब है कि जाल फेंका हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ा लिखाई बड़ी नौकरियां लग सकता है। क्योंकि यहाँ हिंदी को भी पूरी मान्यता नहीं है, हिंदी को भी मान्यता पूरी नहीं है। हिंदी को 2वें दर्जे की भाषा मान रखा है। लेकिन ये हमारे देश में ही है और देशों में नहीं है। जर्मन चले जाओ जी, जर्मन को महत्व है बिल्कुल। या जर्मनी की लोकल लैंग्वेज जितनी भी है उनको ज्यादा महत्व है। अब रशिया में चले जाओ, रशिया में सबसे ज्यादा भाषा है। सोवियत संघ जब था तो जिस समय लेनिन राष्ट्रपति थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, उस समय सोवियत संघ कंप्लीट था। तो जितनी भी इकाइयां थी उनमें सब में एक इकाई में 50-60 भाषा। वहाँ एक दागिस्तान, अब तो अलग इकाइयां स्वतंत्र हो गई, देश बन गए। दागिस्तान, एक दागिस्तान में जो लाखों की संख्या में जनसंख्या है, वहाँ लाखों की तादाद में जनसंख्या, करोड़ों में नहीं है। वहाँ पर वो रसूल हमजा तो मेरा दागिस्तान में लिखते हैं कि वहाँ पर कम से कम 200-250 भाषाएं हैं। रसूल हमजा 300 भाषाओं के लगभग है। और वहाँ दुनिया के भाषा विशेषज्ञ जो है वहाँ शोध करने के लिए आते हैं।
बताओ कितनी भाषा है। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने लेनिन अपनी यहाँ बचा तक के कहता रखी था, है। लेनिन ने तो यहाँ तक कहा था कि प्रत्येक घर की अपनी अलग भाषा होनी चाहिए, हाँ, ये बहुत अपनी बढ़िया। भाषा भी होनी चाहिए। और हम देखो राजस्थानी हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो माँ है, हमारी जुबान है, इसको छोड़ के हम लोग फिर शिफ्ट हो रहे हैं अंग्रेजी की तरफ, हिंदी को भी नहीं पकड़ रहे हैं, है ना। अब एक दो सवाल मेरे आते हैं, आपका झुकाव कैसे रहा जब आप कॉलेज के दिनों में थे? आप तो हिंदी भाषी थे बिल्कुल। और हिंदी में ही आपने साहित्य पढ़ा और वहीं से आपको प्रेम लगा होगा, मुझे पता तो ही नहीं कैसे था। राजस्थानी पे शिफ्ट हो गए आप? मैं पहले मैं मेरे को ये पता ही नहीं था कि राजस्थानी में कुछ लिखा जा रहा है। सिर्फ पाठ्यक्रम में, मेरे पाठ्यक्रम में 5वीं में भी कुछ राजस्थानी का मैटर लगा है, और फिर 6ठी 7वीं 8वीं से लेकर के आखिर तक 10वीं तक शायद मेरे याद है अनिवार्य हिंदी जो थी उसमें राजस्थानी के लगते थे, वीर रस के दोहे लगते थे, सूर्यमल मिश्रण के, और नानूराम संस्कृता की कविताएं थी, रेवदान चारण की कुछ कविताएं लगती थी, कभी मतलब ये इनकी लगती थी, कम वो थे ना मैथिली नारायण सिंह भाटी की, नारायण सिंह भाटी, हाँ लगती थी। इस तरह से कन्हैयालाल सेठिया लगते थे, कुंज में धनी जो कविता थी, और ये पित्तल और पातल, हाँ पीतल पातल भी थी, लील डांस भी थी। ये फुटकर रूप में लगा तो करती थी पाठ्यक्रम में। लेकिन तब ये पता मुझे नहीं था कि राजस्थानी में भी इतना विपुल मात्रा में साहित्य का खजाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर आप, पता मुझे बहुत आगे चल करके, ये बोध कब हुआ आपको भी? बहुत ये बोध मेरे को, ये बोध हुआ जब ये बोध हुआ मैं राजस्थानी में आ गया, बोरिया बिस्तर लेकर के मेरा। हाँ मैं हिंदी से राजस्थानी में आ गया आए। जब ये बोध हुआ ना। हाँ ये बोध 92 में हुआ, और 92 में मेरी पहली कृति आ गई थी, एक कहानी जो कठे मेरो बनवारियो, 92 में कहानी लिखी मैंने। कहानियों कौन सी थी वो? कठे मेरो बनवारियो? बनवारियो पहली कहानी है मेरी राजस्थानी। अच्छा, उसका क्या था मतलब? अब जब आपने लिखा कि राजस्थान में आपने पहली कृति कठे मेरो बनवारियो, तो ये बनवारिया जो है ये किसी का नाम रखा है आपने? और ये जो सब चीजें हैं इसमें क्या था, मर्म क्या था आपके पास इसका? इस कहानी का क्या? हाँ, ये कहानी अंधविश्वास पर है। हाँ इसका ये और इसी का भी एक संवेदन बिंदु है, मैंने कहाँ से उठाया है वो मैंने उठाया है कि कहीं कोई एक मैंने सीन देखा है, बस स्टैंड पर देखा था, वहाँ से उठाया। हमारे बस स्टैंड से देवी देवताओं की जो धोख लगने का सीजन था, हाँ हाँ, तो लोक देवताओं के, हाँ, तो हमारे बस स्टैंड से कोई बस में चढ़े लोग, भीड़ भड़ाका था और भयानक भीड़ थी, और उस भीड़ भड़ाके को नजरअंदाज करके और किसी देवता के थान पर धोख लगाने की जल्दबाजी में एक जोड़ा चढ़ता है। ठीक है। और लेडीज तो चढ़ जाती है, पत्नी चढ़ जाती है, पति जब चढ़ता है तो उसकी गोद में बच्चा होता है, वो पायदान पर खड़ा, पायदान पर खड़ा है, और कंडक्टर आगे विशल बजाता है और वो धकेलता है आगे भी, जगह करो जगह, जगह मिलती नहीं। पायदान पर वो खड़ा था और खड़ी खड़ी वो बस चल गई। मैंने वो दृश्य देखा था, मैंने सोचा इस बच्चे का आगे क्या होगा। फिर आगे कल्पना में मैंने फिर आपने खूब लिखी। देवता के धोख लगाने जो जाते हैं तो उस समय अपनी सारी सुरक्षा है, सुरक्षा का सवाल गौण हो जाता है, सारी चीजें भूल जाते हैं वो, और कितना खतरा उठा लेते हैं। बच्चा गोद में है और पायदान पर खड़ा है, तो इस तरह से बाद में वो पायदान से वो बच्चा उसके वो दोनों गिर जाते हैं, वो बाप जिंदा रह जाता है, बच्चा मर जाता है, वो बाद में उसको पता लगता है। इस तरह से ठीक है। अब मैं आता हूँ हमारे राजस्थानी भाषा के ऊपर कि आज आज़ादी के 75 वर्ष से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, और जहाँ पे अनुसूची 8 की बात आती है और आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है, तो गुजराती भी तो
उसी पेड़ से जन्मी हुई भाषा है, जिस पेड़ से हम कहें राजस्थानी जन्मी, है ना। परंतु गुजराती को तो उनको आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा मिल गया, और राजस्थानी आज भी इस मामले में बहुत पिछड़ी हुई है। तो इन 75 वर्षों में ये क्यों पिछड़ती जा रही है धीरे धीरे, और इसके लिए क्या ठीक ढंग से दुरुस्त प्रयास किए जाने चाहिए आपके हिसाब से? ये इतना मतलब पीछे क्यों चली गई है राजस्थानी भाषा? शायद मुझे जहाँ तक याद है कि आपने मुझे इंटरव्यू से पहले, जब हम 2 रोज पहले आए, तो आपने कहा था कि विश्व के जो सबसे बड़े साहित्य हैं, जो मतलब अगर कहें टॉप 10 साहित्य में भी राजस्थानी अपना एक साहित्य जो है वो स्थान रखता है। फिर भी ये जो 75 साल में आधिकारिक नहीं बन पाई, इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह राजनीति की अनदेखी है। राजनीति की अनदेखी, राजनीतिक अनदेखी की शिकार बन जी गई है। बिल्कुल। क्योंकि इसको मान्यता देने से, हाँ, फिलहाल इसको मान्यता देने, राजनीति वो काम कभी नहीं करती जिसमें उसको लाभ नहीं होता। ठीक है, वो अपना लाभ देखती है। बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। वोट बैंक की राजनीति, हम्म, एक वोट भी खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो काम वो करेंगे। करेंगे। अगर किसी काम में एक वोट भी खंडित नहीं होता और न खंडित होता न जुड़ता, वो काम भी वो नहीं करेंगे। सही बात है। हाँ, अगर न राजनीति जुड़ रहा है और न न खंडित खंडित हो रहा है, वो काम भी नहीं करेंगे। सही बात है। वो काम करेंगे जो जुड़ रहा है, या वो काम करेंगे जिससे वोट खंडित हो रहे हैं न करने से। जिस काम के न करने से वोट खंडित हो रहे हैं, वो काम करते हैं। बिल्कुल। इस चीज का अभी तक हम राजस्थान वासी वोट पर भी प्रभाव नहीं डाल सके, राजनेताओं पर हम दबाव नहीं डाल सके कि अगर आपने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी तो हम आपको हरा देंगे। ये अभी तक उन पर प्रेशर नहीं डाल पाए हैं हम, क्योंकि ये जन आंदोलन नहीं बना है। और जन आंदोलन न बनने के भी कई कारण हैं। जन आंदोलन भी मतलब न बनने का सबसे पहला कारण तो यही है कि जनता भाषा का महत्व नहीं जानती है। सही बात है, बिल्कुल। जब तक जनता भाषा का महत्व नहीं जानेगी तो वो जन आंदोलन नहीं बनेगा। हमने ये बात मैं बता रहा हूँ सन 96-97 की, 95-96 की बात है। हमने इस मरे हुए आंदोलन को, हमने इसको कुछ इसमें जान डाली थी। 95-96 में जान डाली। मरा हुआ मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आंदोलन सन 1943 के अंदर दिनाजपुर बंगाल में एक बहुत बड़े रूप में शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, जिसके कर्णधार थे स्वामी नरोत्तम दास और ठाकुर राम सिंह और एक और थे। इन्होंने मिलकर के प्रवासी राजस्थानियों को इकट्ठा किया था दिनाजपुर बंगाल में। ठीक है। और वो सभा बड़ी कारगर रही थी। प्रवासी राजस्थानियों ने भरोसा दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, राजस्थानी को मान्यता दिलाएंगे। लेकिन तब से लेकर के और सन 95 तक, जब से प्रलिका से वो आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, ये जो बीच का ये है, ये पूरा का पूरा काल लेखकों के कमरों में बैठकर मान्यता आंदोलन की वार्ता तक सीमित रह गया। हाँ, सिर्फ कमरों में गोष्ठियां होती रही, सड़क पर नहीं ले जा सके भी आंदोलन को। सही बात। लेकिन हमने सन 95 में हम इसको यहाँ नौर क्षेत्र में सड़क पर ले जाने का हमने बीड़ा उठाया था। कोशिश की थी, हमारी कोशिश थी कि हम सड़क पर लाएंगे। हाँ। तब भरत सिंह ओड़ा, सत्यनारायण सोनी और मैं, हम 3 आदमी थे। और जिस तरह से हम मोटरसाइकिलों पर आए हैं, एक मोटरसाइकिल हमारे पास था। हम तीनों जाते थे और गांव-गांव में जाकर के हम पहले तो गांव में अनाउंस करवाते थे कि आप गांव की चौपाल में इकट्ठे हो। हम भाषा का महत्व बताते थे वहाँ गांव वालों को इकट्ठा करके। ये पूरा का पूरा काम हमने 2-3 साल यहाँ किया। पूरे नौर को कवर कर लिया, हमने बादरा को भी कवर कर लिया, और हमने रावसर एरिया को भी कवर कर लिया, हनुमानगढ़ तक को कवर कर लिया। हमने मीटिंग की थी। इस प्रयोजन के लिए हमने एक जीप ली थी बाद में। वो जीप मैंने ली थी लोन लेकर के, जीप पर लोन लिया था मैंने।
राजस्थानी भाषा को पूरे मतलब हमारे प्रदेश में वो पहचान मिले, इसके लिए आपने कर्जे पर जीप कर्जे पर जीप खरीदी थी। ओहो, ये होता है अपनी माँ के प्रति प्रेम। हाँ, कर्जे पर जीप खरीद करके फिर हमने पूरा एरिया कवर किया था, पूरे हनुमानगढ़ जिले के सारे गांव, गंगानगर जिले के लगभग आधे से ज्यादा गांव, चूरू जिले के आधे गांव, इधर सीमावर्ती हरियाणा जो राजस्थानी बोलता है, हाँ, उसके गांव को हमने जीप पर माइक बांध करके और भाषा का महत्व चौपाल सुनाया था सबको। हाँ, फिर ये मूवमेंट थोड़ा बढ़ा, फिर ये छात्रों में गया, हाँ, फिर छात्रों में क्रांति आई, स्कूलों में ये ऑप्शनल रूप में पढ़ाई में शामिल हुई। हाँ, इसको हाँ, मतलब है कि अब जोर पकड़ने लगा है। अब 2022-23 की इस वक्त अगर बात करो, कुछ ऐसे युवा हैं आपकी नज़र में जो लगे हुए हैं? हाँ हाँ, अब युवा हैं, लगे हुए हैं बहुत, मतलब है कि कोचिंग सेंटरों के संचालक युवा वो भी हैं, यूनिवर्सिटियों से संबंधित हैं युवा वो भी हैं, कॉलेजों से संबंधित हैं वो हैं। युवा पीढ़ी जो है उसने शायद अब लगाम संभाल ली है, और अब मुझे अंदाज़ा है कि अब ये आंदोलन और कुछ जोर पकड़ेगा, और ये बात मतलब है कि ये बात मतलब है कि अब ये आगे पहुंचेगी। हाँ, इन युवाओं में आप अभी मैं पिछले दिनों आया हुआ था, इन युवाओं में अब पिछले दिनों मतलब है कि जो हमने एक अंक निकाला था उस कथेसर का। हाँ, कथेसर आपके द्वारा राजस्थानी में पत्रिका है ये निकाला था, उसमें भी उस एक युवक है चलकोई गांव का है, चलकोई के राजवीर सिंह, हाँ चलकोई के हैं वो। अभी एक जयपुर के नामी ग्रामी संस्थान में वो इतिहास पढ़ाते हैं, और मैंने भी उनके कई वीडियोस देखे। जब उसके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मतलब है कि छात्रों का संगठन बना है। हाँ, तो मैं किसान साहब की तरफ से मेरे सभी युवा साथियों को ये कहूँगा कि आज जब ये 75 वर्ष की उम्र में हम सब लोगों के लिए इन्होंने 95 में एक जीप खरीदी, और उसके बाद कर्ज में आप आगे बढ़े, और फिर आप इन्होंने कर्जे में इसीलिए जीप खरीदी कि ताकि ये हर एक गांव देहात मोहल्ले तक ये बात पहुंचाई जाए कि राजस्थानी हमारी माँ भाषा है, इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसको आधिकारिक भाषा बनानी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज। और अब जिनका इन्होंने जिक्र किया राजवीर सर, और आप सब लोग उनको जानते भी हैं, और आप सब लोगों से दोस्तों ये हमारी सृष्टि क्लासेस की भी गुजारिश रहेगी कि जितना हो सके अपनी मायड भाषा को, जितना हो सके हमारी राजस्थानी भाषा को आप डेली जीवन में भी उपयोग करो, और इसके जितने हो सके आप कृतियाँ गढ़ो, चाहे आपको कोई दोहा लिखना पड़े। हम कई बार क्या होता है कि किसी और ज़बान से मोहब्बत करते हैं, जैसा मेरा भी झुकाव रहता है, मेरा उर्दू के और हिंदी के प्रति झुकाव हमेशा रहा है, परंतु मेरा राजस्थानी जो मेरी माँ है ये तो मेरी रहेगी, इसलिए हम सबको मिलकर आगे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम एक और जिक्र करते हैं थोड़ा सा कि आजकल जो है राजस्थानी भाषा को लेकर, जैसे आपने बताया, तो आपने कितनी किताबें लिखी है अब तक, और इसके लिए क्या क्या पुरस्कार और कैसे कब मिले आपको? अब तक मैंने दर्जन से ऊपर किताबें लिख दी है, 12 से ज़्यादा आपने किताबें लिखी से ऊपर किताबें लिख दी हैं, और कुछ पांडुलिपि रूप में भी हैं। इस तरह से 20 किताबें बन जाएंगी अभी। तो आप आज भी हर रोज काम करते हैं? हाँ, मैं हर रोज काम करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ और मैं लिखता भी हूँ। हाँ, साथ में आप ये खेती किसानी ये भी करते हैं? हाँ, ये तो नहीं होती अब मेरे से। हाँ, पहले मैं 67 साल की उम्र तक मैं खेती में भी सक्रिय था और साहित्य में भी सक्रिय था। कृषि कर्म और लेखन कर्म दोनों साथ साथ चले हैं, पैरेलल चले हैं, और कृषि कर्म ने लेखन में सहयोग दिया है, व्यवधान नहीं बना ये काम है, क्योंकि सोचने का डिपार्टमेंट अलग होता है और काम करने का डिपार्टमेंट अलग होता है हमारी बॉडी में। बॉडी 2 भागों में बिल्कुल है। शारीरिक श्रम, खेती तो शारीरिक श्रम चाहती है, खेती में ज़्यादा चिंतन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, फिलॉसफी की कहाँ आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है। ताकत खेती में जो की है, और दिमागी ताकत जो है वो
आपकी अपने नज़रिए से सबसे कोई पसंदीदा किताब, या हमारे राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं उन तक अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर राजस्थानी भाषा का कुछ मर्म या अच्छे से समझना है, क्योंकि आजकल हर कोई चौथा आदमी हिंदी के और अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ता है, आप अपनी ही किताबों में सबसे पसंदीदा किताब किसको मानते हैं? मेरी किताबों में क्या? हाँ, मेरी किताबों में मतलब ये मैं मेरे मुंह से कहूँगा तो थोड़ा हाँ, अटपटा लगेगा या आत्म प्रशंसा होगी, जिसका मैं मतलब है कि विरोधी हूँ। हाँ, हाँ, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए आदमी को, हाँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य कहिए या मतलब मेरी किताबों की ताकत कहिए, जी, या जी, माँ सरस्वती का दिया गया आशीर्वाद है। विजयदान देथा सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राजस्थानी लेखक हैं। जी, उसके बाद अन्नाराम सुदामा का नाम आता है। वो लोग कहते हैं कि उसके बाद मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, जी, उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। राम स्वरूप जी किसान को पढ़ना चाहते हैं। ये लोगों की अवधारणा है, अवधारणाएं हैं, हाँ, हो सकता। तो मैं मेरी किसी कृति का नाम न बता करके मैं ये भी कहूँगा कि आप अन्नाराम सुदामा को भी पढ़ें, आप बिज्जी को पढ़ें। बिज्जी जो राजस्थानी कथा के सम्राट हैं, उनको पढ़े बगैर आप कथा का वो गुर नहीं सीख सकते जिससे कथा चालू होती है। हाँ, तो मेरा कहना है कि समस्त राजस्थान के उभरते हुए लेखकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिज्जी को पढ़ें, आप अन्नाराम सुदामा को भी पढ़ें, हाँ, आप अर्जुन देव चारण को पढ़ें, और आप सीपी देवल को पढ़ें। हाँ, इन लोगों को पढ़ोगे तो आप में गुण आएगा, और उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो राम स्वरूप किसान को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी गुजारिश यही रहेगी कि राम स्वरूप जी किसान को तो आप जरूर पढ़ें। अच्छा, मैं एक और सवाल करूँगा। मुझे सवालों की मेरे क्या है कि झड़ी सी लगी रहती है, मन होता है कि खूब सारी लंबी चर्चाएं चले, पर वक्त जो होता है वो हमें इजाज़त देता नहीं। बताऊँ मैं जी, आप पढ़ने के बारे में? हाँ, मैं यही पूछना, हाँ जी, एक जो है आलोचक भी हैं, उनको मैं आलोचक कहूँगा, अच्छे सुलझे हुए आलोचक हैं। उनको ये पता है कि कौन सी रचना दोयम दर्जे की है, कौन सी रचना श्रेष्ठ दर्जे की है, ये पता होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। वो नाम है सत्यनारायण सोनी, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी। आप डॉक्टर सत्यनारायण सोनी को भी पढ़ें। सत्यनारायण जी सोनी है, वो आपके गांव से ही तो संबंध रखते हैं। हाँ, वो अच्छे कथाकार हैं, अच्छे कथाकार, उनको भी पढ़ना चाहिए। मैं एक बस कुछ उनकी अभी एक कहानी इमोजी नाम की कहानी आई है। इमोजी नाम की कहानी आई है, वो इस पर व्हाट्सएप पर भी है, आप इंटरनेट पर भी हाँ पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है। जैसे हमारे ना मारवाड़ी लोगों में एक रवायत है, एक रिवाज है कि जब बात आती है धंधे की, बिजनेस की, तो हम यहाँ से छोड़कर आसाम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, या मालवा प्रदेश पहले के टाइम में 7 नदियाँ पार करके हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे, है ना। तो यहीं से ही बात बनी थी कि 7 समंदर पार, है ना। तो वो 7 नदियाँ थी, ऐसा मैंने कहीं, इसको यहाँ मऊ जाना कहते हैं। मऊ जाना, हाँ, मऊ जाना कहते हैं। हाँ, तो अगर कोई वहाँ पे जाके बस गए हैं और अपनी राजस्थानी भाषा से दूर हो गए हैं, तो जो किसान साहब ने इतनी सारी चीज़ें बताई है, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी मायड़ भाषा के लिए। आप अपना धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इनको जो आप अपने संबोधन में जो कहा है ना जी, इनको दिशावर जाना भी कहते हैं, दिशावर जाना भी कहते हैं। हाँ, प्रदेश गमन। हाँ, तो अब आप, अगर मैं कहूँ आपसे, एक सवाल है मेरा कि आपने किसानों के बारे में भी खूब जिक्र किया है अपने लेखन में, किसान के बारे में, एक उसके जीवन के बारे में। अगर मैं कहूँ, एक धड़ चैप्टर भी आता है आपकी एक किताब का हिस्सा है बारीक बात का, तो किसानों के सुसाइड होते हैं इतने सारे, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, कैसा आप सोचते हैं? क्योंकि जैसे आपने अभी अभी बताया कि वो कर्ज में ही तो जन्म लेता है, कर्ज में ही वो जीता है और कर्ज में ही वो चल बसता है। किसान का तो ऐसा जीवन है साहब, ब्याज भरता है वो हमेशा। सुसाइड का तो सीधा सीधा कारण ये है कि पीड़ित हैं, दुखी हैं, हाँ, जीवन से हार चुके हैं, हाँ, निराश हो चुके हैं, जीविका मर चुकी है, उसके कारण है। इसीलिए कारण प्रत्यक्ष है, कोई भावात्मक कारण नहीं है, भौतिक कारण है, भौतिक कारण है एकदम। हाँ, क्योंकि
आज़ादी के 75 साल हो गए ना आज़ादी को। हाँ, आज़ादी इससे भी ज्यादा। हाँ, आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए 70% आबादी किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा 70% आबादी हमारे देश की किसानी पे निर्भर है। जितनी भी सरकारें आई है किसान विरोधी आई है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। ये सारी किसान विरोधी आई है, सारी की सारी। हाँ, पूंजीवादी ढांचे पर देश को चलाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए पूंजीवादी पैटर्न अपनाया है। हाँ, सही बात है। मैंने पूंजीवादी पैटर्न अपनाया। पूंजीवादी पैटर्न अगर अपनाओगे तो काम करने वाले को शोषण होगा, श्रमिक का शोषण होगा, सीधी सी बात पड़ी है। हाँ, पूंजीवादी पैटर्न में जो उत्पादन संबंध जो है, हाँ, ये उत्पादन संबंधों पर ही विकास। बिल्कुल, जैसा आप कार्ल मार्क्स का जिक्र कर रहे हैं, वो सर्वहारा। हाँ, तो अगर आप पूंजीवादी पैटर्न से विकास हो रहा है, आप विकास करोगे। हाँ, पूंजीवादी व्यवस्था में आप विकास करोगे तो पूंजी का तो धर्म है कि श्रम को खाएगी पूंजी। बिल्कुल बिल्कुल खाएगी। सही बात। बड़ा मुनाफा खुद खाएगी वो, और थोड़ा मुनाफा किसानों तक पहुंच पाएगा। तो शुरू से लेकर के जब हिंदुस्तान आया, भगत सिंह और क्या चाहते थे? भगत सिंह कोई मतलब है कि सरकारों का हस्तांतरण नहीं चाहते थे। ये सरकारों का ही हस्तांतरण हुआ है। हाँ, ये व्यवस्था का हस्तांतरण नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार चली गई, बिल्कुल, यहाँ की गोरी सरकार आ गई। यहाँ की बिल्कुल भाई गोरी सरकार, उसको अगर माने तो यहाँ काली सरकार आ गई। और काली सरकार भी ऐसी आई है, सरकारें काले काले कारनामे करती हैं। हाँ, जिस नाव में बैठे हैं उसमें चेक कर रहे हैं। किसान को अगर मारेंगे, मजदूर को मारेंगे तो देश मर जाएगा। श्रमिकों की देन है सारा। अरे इनको पूछे कि ये पूरी दुनिया है, ये श्रमिकों का ही तो सृजन है। सही बात है। ये पसीने से टपकी हैं हवेलियाँ, ये बंगले पसीनों से टपके हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो, ये जितनी रेलवे लाइन बनी है, जितनी सड़कें बनी हैं, जितने हॉस्पिटल बने हैं, किसने बनाए हैं? मजदूरों ने बनाए, मजदूरों ने बनाए, किसानों ने बनाए। बिल्कुल। ये पैसा कौन गढ़ता है? कौन गढ़ता है पैसा? बिल्कुल, पैसा न नेहरू ने गढ़ा है, पैसा न इंदिरा ने गढ़ा है, पैसा न मोदी गढ़ना जानता, पैसे बनाना नहीं जानता, पैसे खोना जानता है। स्पष्ट कहता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे पैसे खोना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपनी यात्राओं पर पैसे खो देते हैं, अपने ताम झाम पर पैसे खो देते हैं, अपनी सुरक्षा पर पैसे खो देते हैं। इनका भी एक नजरिया ही है किसान साहब। ये लोग कहते हैं हम इसीलिए विदेश यात्राएं करते हैं ताकि बाहर से हम फंडिंग लाएं, हम बाहर की कंपनियां लाएं, वो यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रियां डालें, हमारे देश का विकास। बाहर से यहीं पैदा करो ना, यहीं ऐसी, यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं। बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर भेजने जैसा बन जाता देश अगर यहाँ अगर व्यवस्था सही होती। क्या प्रयास किए जाने आपकी? अगर सही व्यवस्था होती, क्या प्रयास किए जाने चाहिए आपकी नज़र में किसानों के लिए? किसानों के लिए प्रयास कैसे? मतलब पूरी व्यवस्था ऐसी हो, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बने जिससे श्रम मजबूत हो। श्रम मजबूत हो, श्रम को उसका हक मिले, उसकी हकमारी न हो। श्रम मजबूत कब होगा? जब उसको उसका हक मिलेगा। उसको उसका हक कहाँ से मिलेगा? पूंजीपति मारता है उसका हक। पूंजीपति उसका हक मारना बंद कर दे, विकास हो जाएगा देश का। पूंजीवाद जो है वो सर्वहारा का शोषण करना बंद कर दे, देश अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक बात है, बिल्कुल। शोषण जो हो रहा है, चंद घरानों के पास में पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल पैसों का केंद्रीयकरण हो रहा है, सुविधाओं का केंद्रीयकरण हो रहा है। बस वहीं पे जा रहे हैं। तो अब कुछ एक राजस्थानी मैंने आपके शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था, तो अब 2-3 एक प्रश्न मेरे ऐसे हैं जो इस पॉडकास्ट के दौरान रह भी गए थे। आपने कहा था हमारी जो राजस्थानी भाषा है वो इसीलिए राजनीति की शिकार हो गई है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ बड़े ओहदे के लोग हैं वो सब हिंदी भाषी या बाहर से आके बैठ गए है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा खुल के बताओगे? ये भाई शुरू में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उससे पहले भी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी। लगभग प्रांतों में उनकी अपनी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी। यहाँ जब मान्यता का सवाल आया
तो यहाँ का पहला मुख्यमंत्री जो था या दूसरा मुख्यमंत्री था जयनारायण व्यास था। जयनारायण व्यास को नेहरू ने ये आश्वासन दिया था कि एक बार आप हिंदी बेल्ट को मजबूत करने के लिए राजस्थान में हिंदी रखें, राजस्थान को हिंदी प्रदेश ही रखें। सही बात है। उसके बाद में हम आपकी राजस्थानी को मान्यता दे देंगे। जयनारायण व्यास ने बात मान ली, लेकिन उसको ये क्या पता था कि बाद में ये राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ जाएगी, कोई आंखें खोल करके नहीं देखेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ बाहर से भाई जब किसी भाषा को मान्यता होती है तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि उसमें लोक प्रशासनिक जो जितनी भी सेवाएं होती हैं, जितनी भी सर्विस होती है, वो वहाँ के लोगों को मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि उस नौकरी का कंपटीशन देने के लिए 10वीं तक उस प्रदेश की भाषा में की हुई होनी चाहिए, उसकी 10वीं तक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जिस तरह से पंजाब में कोई नौकरी लगना, तो पंजाबी होनी चाहिए। यहाँ वो बाढ़ नहीं थी, भाषा की बाढ़ नहीं थी, भाषा की बाढ़ नहीं थी, तो वहां से सशक्त जिनको मैं कहूँगा वो चरने के लिए आ गए। जिस खेत पर बाढ़ नहीं होगी तो मवेशी आएंगे चरने के लिए, उस खेत को नष्ट भ्रष्ट करेंगे। ये इसके साथ हुआ। भाषा की बाढ़ नहीं थी, बाहर से गोदे आए, गोदे खेत को खा गए। गोदे खा रहे हैं, अब वो गोदे इतने पड़ चुके हैं कि वो अब मतलब है कि उस भाषा की पूरी खेती को चर गए हैं, और वहाँ अब पूरी खेती लगाने भी नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ तक मान्यता, यहाँ तक बात पहुँच गई है। वो व्यवधान बन चुके हैं भाषा की खेती को, भाषा की फसल को फैलने फूलने नहीं देते। उनको कुछ अपने खतरे नजर आ रहे हैं भविष्य को लेकर, बाहर के आ गए बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ब्यूरोक्रेट जो है वो भाषा विरोधी है राजस्थानी, क्योंकि बिल्कुल पता है कि राजस्थानी तुम्हारे बच्चों को आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के खून में नहीं है। बिल्कुल, इस कंपटीशन में जीत नहीं सकेंगे, पीछे पिछड़ जाएंगे। उनके बच्चों के खून में तो हिंदी, आप कह सकते हो अंग्रेजी सबसे ज्यादा है, ये ना। अच्छा, तो अब हम आपकी कुछ एक कविताओं पे चलते हैं, कुछ एक कहानियों पे चलते हैं। आप कोई ऐसी कविता जो पूरे राजस्थान प्रदेश को आप सुनाना चाहें अपनी ही ज़बान में, अपनी ही आप बोली में, अपनी ही आवाज़ में, तो आपके पास अपनी लिखी गई हैं, आप कोई ऐसी सुना सकते हो। हमारा ये पॉडकास्ट का अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल, मैं एक जो आपको सबसे प्रिय हो। राजस्थानी कविता क्या? बिल्कुल, हम राजस्थानी के बारे में ही चर्चा करेंगे, कोई भी ऐसी हो। और मैं दोस्तों आप सब लोगों को, जब तक किसान साहब अपनी कविता ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे ही सफलता के सूत्र जानने के लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी को लगातार लेकर आते रहेंगे और आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। जी, कविता है मैं अंधाता कोनी। मैं अंधाता कोनी। मैं अंधाता कोनी। हाँ, मैं अंधाता कोनी, मारे नाव रे आगे लगायोड़ो आप रो ओ अलंकार पाछो करूं। मैं अंधाता कोनी, मारे नाव रे आगे लगायोड़ो आप रो ओ अलंकार पाछो करूं। दाता तो आप हो सगड़ी भांतरा दाता, दाता तो आप हो सगड़ी भांतरा दाता, मौत रा दाता जीवन रा दाता। मैं तो मौत और जीवन रे बिचाले पीसी जन वाली चीज हूँ। मैं तो मौत और जीवन रे बिचाले पीसी जन वाली चीज हूँ। भुर भुरी जमी पर मारे हड़स्यों काढ़ोड़े उमरा में तो, भुर भुरी जमी पर मारे काढ़ोड़े उमरा में तो, सदियां शू कर्जो उगतो आयो है। भुर भुरी जमी पर मारे हड़स्यों काढ़ोड़े उमरा में तो, सदियां शू कर्जो उगतो आयो है। अन्न तो आप रे संगमरमरी महिला में उगे सा, अन्न तो आप रे संगमरमरी महिला में उगे सा। आप हो अंधाता, अन्न मस्करो हुए, अन्न मस्करो हुए। ई सारू इन बरस आप मारे साथ एक ठाडी मस्करी करी है। अन्न मस्करो हुए इन सारू आप इन बरस मारे साथ एक ठाडी मस्करी करी है कि आप मारो कर्जो माफ कर दियो। बिल्कुल, आप दाता हो। हाँ, आप तो इन सुई भयानक मस्करी कर सको
आप दाता हो, आप तो इनसोई भयानक मस्करी कर सको। आप रे डीलरी रुखाड़ी में, आप रे डीलरी रुखाड़ी पर रुखाड़ी में, आप रे डीलरी रुखाड़ी में मरण वाली लाश पर शहीदी चिट चे पर उनरी जोड़ाए तेरी आंख सू ढलता आंसू बठेरा बठे जाम कर सको। ओहो, ये बहुत बड़ी बात है। आप दाता हो, आप तो इनसुई भयानक मस्करी कर सको हो। आप रे डीलरी रुखाड़ी में मरण वाली लाश पर शहीदी चिट चे पर उनरी जोड़ाए तेरी आंसू ढलता आंसू बठेरा बठे जाम कर सको। और जाम कर सको हो मारे फेफड़ा में जावती ऑक्सीजन जे मैं मारे उम्रा में अन्न उगाने की कोशिश करूं। ओहो, सही बात है। और खत्म कर सको हो मारे फेफड़ा में जावती ऑक्सीजन जे मैं मारे उम्र में अन्न उगाने की कोशिश करूं। तो सही बात है, बिल्कुल। ये किसान और किसान को जो अन्नदाता कहा गया है उस पर है कि ये किसान का जो दर्द है अंदर का वो बयां किया गया है कि जो अन्नदाता का उसे ये तमगा मिला हुआ है, ये कह रहा है वापस ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए। ये जो फसलें उगाई जाती है, ये जो गेहूँ उगाई जाती है, ये तो संगमरमर के बड़े बड़े जो महल होते हैं उनमें उगाई जाती है, हमारे खेतों में कहाँ उगाई जाती है। कोई और ऐसी कोई किस्सा जो आप बताना चाहते हैं, कोई ऐसी कविता, हमारे पास वक्त है थोड़ा तो आप बता सकते हैं कुछ भी, पर अब अपा बागड़ी में ही शुरू करांगा, अपनी मातृभाषा राजस्थानी में ही शुरू कर से। मैं कहानीकार जो है हाँ, उनको थोड़ा बताना चाहता हूँ जी। कहानी कला के बारे में जी, मैं थोड़ा कहानीकार कैसे बना जा सकता है। कहानी हाँ, कला के बारे में मैं थोड़ी मेरी बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल कहिएगा, स्वागत है। क्योंकि कहानी जो है वो बहुत बड़ी साहित्य में और राजस्थानी में कहानी बहुत बड़ी ज़रूरत है आज हाँ है समाज में। जी, क्योंकि कहानी जो है वो समाज को बदलती है, बदलने की कुव्वत रखती है। हाँ। कहानी जितना प्रभाव डालती है शायद उतना प्रभाव साहित्य की और विधा नहीं डालती। बिल्कुल। कहानी में जो बात कही जाती है उसका संप्रेषण सबसे ज़्यादा है, उपन्यास से भी ज़्यादा है। उपन्यास का मतलब है कि एक विस्तारित रूप है। थोड़ा फलक ज़्यादा होता है, उसका फैला हुआ होता है, इसलिए वहाँ विचारों के बिखरने की संभावना रहती है। लेकिन कहानी में विचारों के बिखरने की संभावना नहीं होती है। कहानी जब हम लिखते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें देखना आता है या नहीं। कहानी देखना आना सबसे जरूरी कहानी की शर्त है, पहली शर्त है। पहली शर्त देखना आना चाहिए। आने का अर्थ है जिसको साहित्यिक भाषा में सौंदर्य बोध कहते हैं। उसे सौंदर्य बोध कहते हैं। जी बिल्कुल। सौंदर्य बोध का अर्थ होता है कि क्या सुंदर है। जो सुंदर है वो सत्य होगा, जो सुंदर है वो सुंदर है, जो सत्य भी होगा, और सुंदर है वो शाश्वत होगा, शाश्वत भी होगा। ठीक बात है आपकी। और सुंदर है वो मतलब है कि ग्राह्य भी होगा। सुंदर है वो शिव होगा। सुंदर है वो शिव होगा। ठीक बात है आपकी। हाँ, इसलिए हर कथाकार अपनी कथा के माध्यम से उस सुंदर को अभिव्यक्त करना चाहता है। बस बिल्कुल। सुंदर का सीधा सीधा अर्थ होता है, मैं सीधी साहित्यिक भाषा में आता हूँ, सीधा सीधा सुंदर का अर्थ होता है यथार्थ। यथार्थ। हाँ, यथार्थ जो है ना, वहाँ कहानीकार, कच्चा कहानीकार वहाँ जाकर के मार खाता है। जो चीज हमें दिख रही है वो यथार्थ नहीं है। बिल्कुल। यथार्थ सतही नहीं होता। यथार्थ बहुत परतों के बीच में, परतों के नीचे होता है। क्योंकि एक आभासी यथार्थ होता है, वो असली यथार्थ पर छाया रहता है। जिस यथार्थ तक हमें पहुंचना है उससे पहले एक आभासी यथार्थ है, उसी को प्राय हर कहानीकार यथार्थ मान लेता है और उसको रच देता है। वो मार खा जाता है। वो यथार्थ नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो वो सुंदर भी नहीं है, वो अच्छा भी नहीं है।
वो बयान करने लायक भी नहीं है, वो रखने लायक भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए रखने लायक क्या है, हमारे चाहने लायक क्या है, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए, वो यथार्थ होता है। बिल्कुल। और वो बहुत परतों के नीचे रहता है। उसको प्राप्त करना जो है वो लेखक की समझ पर डिपेंड करता है कि पहले तो उसे ये समझना चाहिए पूरी दुनिया के बारे में कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है, ठीक बात है, सुंदर क्या है या असुंदर क्या है, न्याय क्या है या अन्याय क्या है, यानी दुनिया की समझ होनी चाहिए उसे। जिन दो पहलुओं में बंटी हुई है, बंटी है, उसकी समझ होनी चाहिए जी। पूरी समझ उसके है, फिर उसे कलम टेकनी चाहिए यथार्थ को बचाने के लिए। सही बात। यथार्थ को बचाने के लिए अगर आप कलम टेकेंगे, जो आपने देखा है, और कोई बिंदु आपको पिंच कर गया, कोई घटना आपको पिंच कर गई, कोई घटना आपके आर पार हो गई, कोई कौंद आपके आर पार हो गई, तो वो कौंद आपके आर पार क्या कैसी होगी, वो कौंद आपको क्यों आर पार हुई है, कौंद आर पार इसलिए हुई है कि वहाँ कोई ऐसी चीज हो रही है, वो दुनिया के विरुद्ध हो रही है, वो मानवता के विरुद्ध हो रही है, वो न्याय के विरुद्ध हो रही है। बिल्कुल। अब कलम टिकी और कहानी चल रही है, कहानी अपनी रो में चलेगी, उसको रो में चलने दीजिए। कहानी मानवता के पक्ष में जा रही है, जाने दीजिए। कहानी मानवीय मूल्यों की रक्षा कर रही है, ऑटोमेटिक वो अपना गंतव्य ढूंढ लेगी। वो एक अंतिम सत्य जो हजारों परतों के बाद में आता है, उस यथार्थ तक खुद पहुंच जाएगी। लेकिन कच्चे कहानीकार जो होते हैं, उस तक पहुंचने से पहले पहले अपने पूर्वाग्रह कहानी पर थोपने लग जाते हैं, अपनी विचारधारा थोपने लग जाते हैं, सही, अपनी प्रवृत्तियां थोपने लग जाते हैं, अपने विश्वास थोपने लग जाते हैं। वो गलत करते हैं, वो अन्याय है। कहानी अलग दिशा में चली जाएगी, कहानी खुद अपना सत्य प्राप्त करेगी। अगर आप में सौंदर्य बोध है, अगर आप में दुनिया की पहली शर्त तो ये है कि कहानी वही लिख सकता है जिसको दुनिया की समझ है, समाज की समझ है। और फिर कहानी खुद किस तरह से अपने आप चलेगी, वो समझ भी उसी में होगी जिसको दुनिया की समझ है। सही बात है। और यथार्थ तक कहानी को किस तरह से ले जाया जाता है, वो समझ भी उसे होगी जिसको मानवता की समझ है, दुनिया की समझ है। इसलिए कहानीकारों को मेरा यही कहना है कि कहानी को स्वतः चलने दीजिए, अपना बड़ेर चारा मत कीजिए। कहानी खुद अपना अंत प्राप्त करती है, और जो अंत है वही सत्य होता है। रचना जो है, क्योंकि रचना क्या है, क्रिएटिविटी कोई छोटी चीज नहीं है। रचना अपने आप में सच है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में रचना सच है। वो एक महान सच में जाकर के मिल जाएगी और रचना कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो रचना भटक जाएगी। उसमें अगर आप अपनी विचारधारा थोपने लग जाएंगे, मैं अपने आप को मार्क्सवादी मानता हूँ, लेकिन रचना को अगर मैं मार्क्सवाद की ओर ले जा रहा हूँ तो मैं अन्याय कर रहा हूँ रचना के साथ। मैं अस्तित्ववादी हूँ, रचना को अगर अस्तित्ववाद के ओर ले जा रहा हूँ तो रचना नहीं बनेगी, वो एक नारा बनकर रह जाएगी, वो एक उपदेश बनकर रह जाएगी, और उपदेश को कोई ग्रहण नहीं करता। रचना के भीतर से चिंतन निकलना चाहिए, जबकि चिंतन को रचना के भीतर से चिंतन निकलना चाहिए। चिंतन के भीतर से कोई रचना नहीं निकल सकती। सही बात। अगर आप चिंतन के भीतर से, विचारधारा के भीतर से, अपने पूर्वाग्रह के भीतर से अगर रचना निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। रचना जो है वो एक अपने आप में कंप्लीट एक दुनिया होती है। बिल्कुल होती है। और ऐसी दुनिया होती है कि महान आदमी, महान रचनाकार की रची हुई उस दुनिया में से पाठक को निकलने का जी नहीं करता कि ताउम्र इसी में घूमता रहूं मैं। ऐसी दुनिया रचता है बड़ा लेखक। शेक्सपियर ने ऐसी दुनिया रची है। बिल्कुल। इसी तरह की दुनिया टॉल्स्टॉय ने रची है। बिल्कुल रची है। गोरकी ने रची है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के जो कहानीकार हैं उनको, हाँ, ये है
कि आप अपनी सोच को मत हाँ, थोपो कहानी के दौरान, बस जो आप अच्छा और सोच मत बुरे, थोपो, हाँ जो आप सोचते हैं, आप जिस विचारधारा से प्रभावित है उसको आप अलग हाँ, रखिएगा। अलग रखिए। और जो आपने अच्छे और बुरे की समझ, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने समाज को देखें, बिल्कुल। फिर उसके बाद रामस्वरूप जी किसान के बाद अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठें, बुजुर्गों के सानिध्य में, इनकी कुर्बत में बैठें, और फिर आखिरकार किताबों का सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। किताबें, जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, मेरा भी खूब जीवन बदला इन्होंने, कि ये सबसे अच्छी दोस्त होती है, इससे बड़ा दोस्त कोई हो नहीं सकता। कोई एक आध कोई छोटी सी कविता और सुना दीजिएगा, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को आखिरी मोड़ देते हुए, और कविता और सुना दूंगा मैं आपको। हाँ तो दोस्तों, एक इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गांव परलिका है, आज तक मैं आपको बताता हूँ राजस्थानी की जितनी भी पताका फहराई गई है पिछले 20-25 सालों में, यहाँ पर एक कथेसर नाम का अंक निकलता है जो राजस्थानी में होता है, उसमें खूब सारी चर्चाएं की जाती है। राजस्थानी का जो साहित्य है, हमें रामस्वरूप जी ने बताया कि ये विश्व के सबसे बड़े साहित्यों में से अपने आप में 6वां स्थान रखता है, इतना बड़ा साहित्य। और हमारी राजस्थानी भाषा आज तक, अभी तक ये नहीं मिल पाए, इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। हम लोग आजकल इतने एक्स्ट्रा फॉरवर्ड हो चुके हैं कि हमने अंग्रेजी को ही इसका प्रमाण पत्र देकर और इंटेलिजेंसी गढ़ ली है कि वही इंटेलिजेंट है जो अंग्रेजी जानता है। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही किस्से और लाते रहेंगे। जी किसान साहब। एक कविता है माँ शीर्षक से, मैं आपको माँ शीर्षक है जी। जे कोई थाने बुझे हाँ। के माँ किसी को है, आप दड़ले शू कह सको कि घर में जिण रोकी नहीं होवे, और जिण में घर रो सो की होवे बा माँ होवे। सही बात। जे कोई थाने बूझे के माँ किसी को है, आप दड़ले शू कह सको कि घर में जिण रोकी नहीं होवे, और जिण में घर रो सो की होवे बा माँ होवे। मारी कोई उम्र नहीं होवे, मारी कोई उम्र नहीं होवे, बा जवान भी हो सके और बूढ़ी भी, पण जवान माई बूढ़ी सी लाग बोक रहे। मारी कोई उम्र नहीं होवे, बा जवान भी हो सके और बूढ़ी भी, पण जवान माई बूढ़ी सी लाग बोक रहे। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल हुए, मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल हुए, क्योंकि मारे चेते ही नहीं हुए कि उन कहीं पैर रखियो है। माँ अमूमन आपरी एक आंख पर, माँ अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी भाप रो ओढ़नी रे पल्ले शू शेख करती रहे। माँ अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी भाप रो ओढ़नी रे पल्ले शू शेख करती रहे। असल माँ रे हाथा में चूड़ी नहीं होवे, असल माँ रे हाथा में चूड़ी नहीं हुए। हाँ, पगा में बेड़ी अवश्य हुए, हाँ पगा में बेड़ी अवश्य हुए। माँ खुद रे मुँह सू कदे नहीं आसे, माँ खुद रे मुँह सू कदे नहीं आसे, क्योंकि वो बेटा और नाती पोता रे मुंडे हंसती हंसती थक जावे। माँ ने किनी साथे मजाक करनो ओसाणी नहीं है, माँ ने किनी साथे मजाक करनो ओसाणी नहीं है। और असल में माँ मजाक सार जाने ही को नहीं, पर घर री दीठ में माँ एक जोकर है। उनके सिर पर बैठे हो घर पूरे दिन हंसे, पर घर री दीठ में माँ एक जोकर है। उनके सिर पर बैठे हो घर पूरे दिन हंसे। एक कविता है अली शेरी लाठी। अली शेरी लाठी, जी बिल्कुल। अली शेरी लाठी। अली शेरी लाठी शू गा मर गई, अली शेरी लाठी शू गा मर गई। अली शेरी लाठी शू अली शेर मर गई, अली शेरी लाठी शू गा मर गई। अली शेरी लाठी शू अली शेर मर गयो। अली शेरी लाठी शू गाँव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेरी लाठी शू गाँव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेरी लाठी शू गाँव री कई मरियोड़ी लाठी जिंदा होगी। अली शेरी लाठी शू गाँव री कई मरियोड़ी लाठी जिंदा होगी। ये सांप्रदायिक
मतलब इसका थोड़ा सा अगर दर्शकों को आप बताना चाहते हैं तो ये किस संदर्भ में थी, क्या है? ना अब अर्थ नहीं करूँगा मैं, आप इसका खुद समझदार हैं लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कविता के साथ में मैं हाँ बिल्कुल करूँगा। छड़ कविता को शीर्षक है छड़। जीव ही अरहा दो हाथ दो पग, जीव ही अरहा दो हाथ दो पग, पंठानी किण सोदे छड़ीज गया में। ये दलित विमर्श की कविता है। जीव ही अरहा दो हाथ दो पग, पंठानी किण सोदे छड़ीज गया में, जके माए जीव रे बदले दो हाथ दो पग और ले बैठा। जके माए जीव रे बदले दो हाथ दो पग और ले बैठा, इब में चौहत्ता हा चौपाया हा। क्या इब मारे चार हाथा चार पग, इब में चौहत्ता हा चौपाया हा, अरे बे देर माने सुद्रांग आपरा, अरे बे देर माने सुद्रांग आपरा, दो जीवा द्विजा, दो जीवा द्विजा। बिल्कुल। तो किसान साहब, ये हमारे इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव था जिसमें आपने अपनी लिखी गई कविताओं को सुनाया। आप हमारे दर्शकों से एक गुजारिश तो कर ही दीजिएगा कि हमारे चैनल पे आए हैं और यहाँ तक अगर उन्होंने इंटरव्यू देखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लिए कहें, हमारी सृष्टि क्लासेस के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तीन जो विभूतियाँ कहूँगा, नहीं विभूतियाँ नहीं हैं, हम बहुत मेरा इंटरव्यू लेने के लिए ये आए हैं और इनके माध्यम से मैं आप श्रोताओं तक पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है। बिल्कुल। और सृष्टि जो क्लासेज है, कोचिंग केंद्र है जो है, मतलब वो तो फिर शिक्षा का उत्पादन जहाँ होता है, बिल्कुल, या शिक्षा की खेती में ज़्यादा मतलब है कि उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल खेती की फसल को पल्लवित और फलवित होने के लिए वहाँ पर खाद पानी डाला जाता है। बिल्कुल। कर्म यहाँ सृष्टि संस्थान में हो रहा है। मुझे बड़ा आनंद है, मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और सृष्टि संस्थान के जो मतलब है कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी विद्वान जी हैं, वे सारे के सारे जो अपना काम कर रहे हैं वो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए, शिक्षा को बनाने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा काम, ये काम सामाजिक काम है, सामाजिक काम बिल्कुल लगे हुए हैं हम। सामाजिक काम है, समाज को बनाने के लिए या समाज को उन्नत करने बड़ी काम है। सही बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आप बधाई के पात्र हैं। और आप पे और राजस्थानी भाषा के जो एक साहित्यकार हैं रामस्वरूप जी किसान, इनके द्वारा लिखे गए किस्से इनकी अपनी जुबानी से सुने आपने। और आपने आज एक जो 1 घंटा या सवा घंटे का जो ये पॉडकास्ट रहा है, इसमें आपने खूब सारा ऐसा आपने स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें अपने दिमाग में भेजी है जो आपको बुढ़ापे तक काम आएगी। और इसी के साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।